हाँ तो प्यारे बेटा जी, ये जो अपना क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तुम्हें जेईई एडवांस में हर एक 2 साल में मिलेगा। अ चार्ज सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा नॉट 1 - r/r। यानी जो सिग्मा है वो बेटा तुम्हें वेरिएबल दे रखा है। फिर उसने पूछा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू। अब डिस्क में से फ्लक्स पूछा है कब, जब स्फेरिकल सरफेस एनक्लोजेज द चार्ज डिस्क कम्प्लीटली। यानी वो जो डिस्क है, वो जो डिस्क है उसको बेटा अगर मैं एक स्फीयर के अंदर रख दूँ, एक डिस्क है अगर बेटा मैं इसको स्फीयर के अंदर रख दूँ, तो भाई ये जो चार्ज डिस्क है वो स्फीयर में से या इस स्फेरिकल सरफेस में से कितना फ्लक्स पास करेगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट बेटा क्या है, अनदर स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r/2 एंड कंसंट्रिक विद डिस्क। दूसरी स्फेरिकल सरफेस जिसका रेडियस कितना है, r/4 है, और वो कंसंट्रिक है डिस्क के साथ। चलो पहले मुझे बताओ, जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता था, फ्लक्स का फॉर्मूला अपने पास क्या होता था, वो तो सर अपने पास होता था Q∞/ε0। यानी अगर मुझे Q∞ पता लग गया, यानी उस डिस्क के ऊपर चार्ज पता लग गया, तो मैं फ्लक्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब मुझे ज़रा बताना, ज़रा जब भी अपने पास चार्ज वेरिएबल होता है तो बेटा अपने पास सिग्मा दे रखा है, तो सिग्मा इंटू एरिया कर देंगे। तो यहाँ पे बेटा डिस्क के लिए याद रखो, r डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया जाता है जिसकी थिकनेस होती है dr, और जिस पे चार्ज कितना होता है dq। तो इस dq की वैल्यू को कैसे सॉल्व किया जाता है, इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू डी ए, और डी ए की वैल्यू क्या लिखूंगा, इस एलिमेंट का बेटा एरिया क्या लिखूंगा, 2πr इंटू डी आर। आई थिंक ये वाला एरिया तुमने बहुत बार लिखा होगा रोटेशन वाले चैप्टर में। तो बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन अपने को करनी है, सिग्मा की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा सिग्मा नॉट 1 - r/r इंटू 2πr dr। तो बेटा इसमें 2π सिग्मा नॉट बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन फर्स्ट केस में पूरी की पूरी डिस्क बेटा उसके अंदर है, तो रेडियस की वैल्यू क्या लिखूंगा, 0 टू कैपिटल R। लिमिट क्या पुट कर दूं, 0 टू कैपिटल R। तो बेटा इसको आगे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो बेटा ये तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, बस तुम्हें इंटीग्रेशन करके बता दिया। R की वैल्यू r² 2 हो जाएगी और यहाँ पे r³ 3r हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए सेकंड पार्ट बेटा क्या दे रखा है, डिस्क वही है, ये फिर से अपने पास चार्ज डिस्क है, और फिर यहाँ पे बेटा हमने एक स्फेरिकल सरफेस बना रखी है जिसका रेडियस कितना है, r/4 है। तो अब इतना जो पोर्शन जो मैंने यहाँ शेडेड कर रखा है, इस पे बेटा चार्ज कैलकुलेट करना है, तो हमें 0 टू r/4 पुट कर देना है। तो बेटा फिर से इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, r² 2 होगा तो r² 16 हो जाएगा। फिर से बेटा मैं सॉल्व करूंगा, आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना था कि Q∞/ε0 पता करना, तो Q बेटा वेरिएबल था, तो मैंने Q को है वो इंटीग्रेशन से कैलकुलेट कर लिया। थैंक यू बेटा। हाँ तो प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पेंडुलम का केस जनरली जेईई एडवांस में पूछा जाता है। 2020 में क्वेश्चन भी आया था। अब इसमें क्या होता है, एक केस तो वो होता है बेटा जिसमें इसके चारों तरफ एयर है, और दूसरा केस वो है जिसमें इसमें मीडियम में भर रखा है। अच्छा मुझे बताओ, जब एयर वाला केस होता है, अगर इसके चारों तरफ बेटा एयर है, तो उस वाले केस में हम जानते हैं कि ये इसका इक्विलिब्रियम के डिस्टेंस होता है x। ये Q1 इस Q2 को बेटा क्या करता है, रिपेल करता है। FBD बेटा बनाते हैं तो नीचे क्या लग रहा होता है, mg, और स्ट्रिंग में बेटा टेंशन फोर्स क्या होती है, t। अच्छा ये थीटा बेटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल ऑफ द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के टाइम पे स्ट्रिंग और वर्टिकल के बीच में कितना एंगल है। तो पहले तो अपने को ये थीटा पूछा जाता है। अच्छा ये θ/2 है, तो बेटा ये भी कितना है, θ/2। मैं इसको थीटा भी मान सकता हूँ। अच्छा तो यहाँ पे बेटा t cos θ/2 ऊपर आ जाएगा, और t sin θ/2 बेटा किधर लगेगा, लेफ्ट साइड लगेगा। अब अपने को पता है इक्विलिब्रियम का केस है, तो t cos θ/2 इक्वल टू क्या लिख देना है, mg, और t sin θ/2 इक्वल्स टू बेटा क्या लिख देना है, fe। और ये जो fe है ये अपने को पता है, ये तो क्या लिखा जाएगा, k Q1 Q2/r²। बेटा अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो इक्विलिब्रियम का जो एंगल बनता है, जिसको मैं tan θ/2 बोलता हूँ, वो अपने पास होता है fe/mg। यानी इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो थीटा एंगल इक्विलिब्रियम का पूछा जाएगा वो है fe/mg। fe की वैल्यू बेटा क्या लिखेंगे, fe की जगह मैं लिख देता हूँ k Q1 Q2/x² इंटू mg। fe4 जो है वो तो k Q1 Q2/x² है। x क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम के टाइम पे डिस्टेंस है। अब हमसे अगर पूछा जाए कि अगर इसमें मीडियम भर दिया जाए, अब बताओ मीडियम भरने से क्या होगा। मीडियम भरने से बेटा पहली बात तो ये थीटा एंगल चेंज होकर θ' हो जाएगा, यानी मैं थीटा उसको डिनोट कर रहा हूँ। पूरा एंगल टोटल 2 थीटा है, तो ये थीटा की जगह θ' हो जाएगा, एंगल चेंज हो जाएगा। टेंशन की वैल्यू भी स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगी, वो टी की जगह t' हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सर mg तो वही लग रहा है, लेकिन ये Q1 जो Q2 को रिपेल करेगा, तो ये फोर्स fe की जगह fe/q हो जाएगी। याद करो डाइलेक्ट्रिक बनने पे फोर्स कितनी हो जाती है, डिवाइडेड बाय k हो जाती है। और बेटा अब इस पे एक ऊपर की ओर जो है वो t' cos थीटा तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये एंगल थीटा होगा, लेकिन ऊपर की ओर एक बायोंड फोर्स भी लगेगी, यानी ऊपर की ओर FB फोर्स लगेगी, क्योंकि मैंने मीडियम में भर रखा है, डेंसिटी होगी उसकी, तो बायोंड फोर्स भी लगेगी। यानी आज मेरे पास जो उसका वेट है वो बेटा अपने पास mg माइनस FB हो जाएगा। अब mg माइनस FB को बेटा क्या लिखेंगे, v/ρg। रो बेटा क्या है, डेंसिटी ऑफ मीडियम है, और डेंसिटी ऑफ बॉल बेटा क्या लिखी हुई है, d। ठीक है, k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ vdg माइनस v/ρg।
ठीक है। अब वी जी बेटा इसमें से बाहर आ जाएगा, डी भी इसमें से बाहर निकाल लो, तो ये 1 माइनस रो बाई डी हो जाएगा, ठीक है। इस वी जी डी को तो बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये लिखा हुआ है एम जी 1 माइनस रो बाई डी। यानी बेटा अगर मैं नया फॉर्मूला इसका लिखूँ कि टेन थीटा डैश का नया फॉर्मूला क्या होगा, तो टेन थीटा डैश का नया फॉर्मूले में बेटा एफ ई की जगह एफ ई बाई के लिखा जाएगा, और एम जी की जगह बेटा क्या लिखा जाएगा, एम जी अपॉन 1 माइनस रो बाई डी लिखा जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो पहले वाली टर्म है एफ ई अपॉन एम जी, ये तो बेटा क्या बनेगी, टेन थीटा। यानी जो नया फॉर्मूला बेटा लिखा जाएगा वो अपने पास बनेगा टेन थीटा डैश इक्वल्स टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस रो बाय डी, ये बन जाएगा। अब पिछली बार पेपर में ये बोला गया था कि ये जो क्वेश्चन में थीटा डैश और थीटा है ये सेम है, यानी मैं यहाँ पे बेटा लिख रहा हूँ इफ़ थीटा डैश इक्वल्स टू थीटा, थीटा डैश की वैल्यू थीटा के इक्वल है, इसका मतलब कि 1 माइनस रो बाय डी इक्वल टू बेटा क्या होना चाहिए, 1, ठीक है जी। 1 माइनस रो बाई डी की वैल्यू 1 होनी, अच्छा के भी तो है, सॉरी बेटा के भी है ना, तो के इंटू 1 माइनस रो बाई डी क्या होना चाहिए, 1। ये कंडीशन बना के बेटा तुमसे रो के डी कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू बेटा, है ना, हाँ। तो बेटा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है या क्वेश्चन है ये अपने पास है डायपोल प्लस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, ना। ध्यान से देखो, मैंने एक डायपोल बना रखा है जो एक सर्कल के सेंटर पे है, ठीक है। अच्छा डायपोल की पोजीशन है वो 45 डिग्री की एंगल पे है। अच्छा यहाँ पे भी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है जो उसने डायग्राम में शो की हुई है, मतलब वो डायपोल की डायरेक्शन में ही है, इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर उसने क्वेश्चन वे फ्रेम कर सकता है कि भाई इफ़ द पोटेंशियल इज कांस्टेंट ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस आर देन फाइंड ई। क्वेश्चन में क्या बोल सकता है कि अगर अपने पास ये जो P है वो अपने को गिवन दे रखा है, डायपोल मोमेंट दे रखी है, और उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्लस डायपोल की वजह से, दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से ये जो सर्कल बना हुआ है दैट इज़ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये कैसा सर्कल है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहने का मतलब इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या दे रखा है, सेम है। तो उसने पूछा इस ई की वैल्यू बताओ, या इस डायपोल की वजह से ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, एक्सियल पॉइंट का या बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। क्वेश्चन समझ रहे हो, ठीक है। तो अब मुझे बताना ज़रा कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों तो आपस में 90 डिग्री पे होती हैं, दोनों कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे, है ना, सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी कोई टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए, टेंजेंशियली आउटवर्ड, ऐसे होनी चाहिए हर पॉइंट पे, ठीक है। तब ये सरफेस क्या बनेगी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब मुझे बस ये बता दो कि इस डायपोल की डायरेक्शन ये है और बी कैसा पॉइंट है, बी सर इसका इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, एंटी पैरेलल। याद करो अगर ये डायपोल रखा हुआ है तो ये बेटा अपने पास उसकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर ही तो होगी ना। तो इस डायपोल की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। कितनी होगी, के पी बाई आर क्यूब हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस डायरेक्शन में इधर होगी, और ये दोनों कैंसल आउट होनी चाहिए, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, कैंसल आउट होनी चाहिए, तभी अपने पास नेट जो है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब ये दोनों कैंसल आउट होनी चाहिए, इसका मतलब अपने पास जो ई है वो एक्चुअल में किसके इक्वल है, वो है के पी बाई आर क्यूब के इक्वल। ये है ई की वैल्यू, ई पूछता तो ये आता। अब अगर ए पॉइंट पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की ऐड होगी, क्योंकि एक्सियल की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल की वजह से भी बेटा E1 इधर है प्लस ई भी किधर है, इसी डायरेक्शन में है। यानी अगर ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाएगी तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं लिख दूंगा 2kp बाई आर क्यूब प्लस ई की जगह बेटा क्या लिख दूंगा, kp बाई आर क्यूब। तो ये बेटा कितनी आ जाएगी, 3kp बाई आर क्यूब। क्या यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है वो बेटा डायपोल का एग्जिस्ट कर सकता है, बन सकता है, आया भी हुआ है, ठीक है। चलो मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपने पास परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो इस पॉइंट पे दोनों कैंसल आउट हो जाती हैं। थैंक यू।